नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू में। आज की हमारी कहानी है स्वाभिमान। कुछ ही दिन पहले हमारे घर के पास एक अंकल और उनकी बेटी रहने आए थे। वह अंकल अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे। मेरे हिसाब से उनकी बेटी की उम्र कुछ 16 या 17 साल होगी, जबकि अंकल की उम्र 55 साल के करीब होगी। अंकल हमेशा वक्त पर घर वापस आ जाते, लेकिन ना जाने वह क्या वजह थी जो उनके घर के दरवाजे हमेशा बंद ही रहते थे और अपनी बेटी की देखभाल ऐसे करते जैसे कोई फूल की करता हो। मैं जब भी उन दोनों को देखती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं जाकर उनकी बेटी से बातचीत करूं और उससे दोस्ती कर लूं। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मुझे जाकर पड़ोस वाली लड़की से मिलना चाहिए। बेचारी अकेली है, क्या यह स्कूल नहीं जाती है? तो माँ गुस्से में कहने लगी, यह लोग बहुत ही अजीब हैं, और हाँ खबरदार जो तुम उनके घर गई। यह बाप बेटी 4 महीने से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बेटी को घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। बड़ी अजीब बात है, यह इंसान अपनी बेटी को घर से बाहर तक निकलने नहीं देता। देख लेना बेटा, इसके पीछे कोई न कोई तो जरूर बात होगी, और मुझे तो लगता है दाल में तो कुछ न कुछ काला है। वैसे तो इस उम्र में लोग अपनी बेटियों का सपना पूरा करने और उनको पढ़ाने लिखाने के लिए कॉलेज भेजते हैं। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि माँ की बात तो सच ही थी, क्योंकि वह लड़की पूरा दिन घर में बंद रहती थी। मैंने आसपास के लोगों को और मोहल्ले वालों से भी पूछा, तो उन्होंने भी एक अजीब सी शक जाहिर की। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे तो लगता है कि यह बाप बेटी नहीं है, बल्कि इनका कोई और ही रिश्ता है, वरना इस तरह अपनी बेटी को सारी दुनिया से छुपा कर कोई क्यों रखता। आंटी कहने लगी कि मैंने उनके घर बहुत बार जाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी अपनी बेटी से किसी को भी मिलने ही नहीं देता है। मैं आंटी की बात सुनकर तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने आंटी से कहा, अगर अंकल अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देते तो जरूर इसके पीछे कोई गहरी वजह होगी। मेरी बात सुनकर तो आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बेटा, कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल का जमाना ही खराब है। बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम भी इन लोगों से दूर ही रहना। कहीं ऐसा ना हो तुम उनके घर जाओ और तुम्हारे लिए कोई नई परेशानी खड़ी हो जाए। मैं आंटी की बातें सुनकर चुप हो गई और थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन अब तो सच्चाई जानने के लिए मेरा दिल अब पहले से भी ज़्यादा बेचैन हो रहा था, और मैं किसी भी हाल में इस मामले की जड़ तक जाना चाहती थी। इसको यूं ही हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उन दिनों मेरे एग्जाम चल रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में सिर्फ अंकल और उनकी बेटी के ही ख्याल चलते रहते थे। एक दिन जब मैं उनके घर के पास से गुजर रही थी, तब मुझे उनके घर के अंदर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मैंने दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने से लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। मैंने घर के दरवाजे की कुंडी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने घर के दरवाजे के पास लगी एक बेल पे हाथ रख दिया, और तब तक हाथ नहीं हटाया जब तक दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा खुला तो वही अंकल सामने खड़े थे। उनके चेहरे और आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने गुस्से में मुझसे पूछा, क्या बात है लड़की, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? क्या इसी तरह से किसी के घर के दरवाजे बजाते हैं? उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ी देर डर तो गई थी, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कहा, अंकल माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। यह सुनते ही तुरंत ही अंकल ने कहा, अरे बेटा, कैसी मदद? मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है। अपनी उम्र देखो और मुझे देखो। तुम जाकर पहले अपने आप को संभालो। तुम अभी बहुत छोटी हो। इन मामलों से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अंकल ने मुझे खरी खोटी सुनाकर दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान होकर सोचने लगी कि कैसे अजीब इंसान है। मैं तो इनकी मदद करने आई थी, लेकिन इन्होंने तो उल्टा मुझे ही 2 बातें सुना दी।
मैंने घर आकर जब यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने मेरे सिर पर थपकी देकर कहा, तुम्हें इन बाप बेटी के मामले में पड़ने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें एक बार समझाया, दूसरी बार भी समझा रही हूँ, लेकिन अगर अब नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पापा को सारी बात बता दूंगी कि तुम बेकार की हमदर्दी जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। ठीक ही तो कहा है तुम्हारे वह अंकल ने। भला तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? अगर उन्हें कोई परेशानी होती भी है तो तुम क्या मदद कर पाओगी उनकी? मैं अपनी माँ की बातें सुनकर चुप तो हो गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके ही रहूंगी। वह उस घर में अपने पापा के साथ अकेली रहती है, क्या पता मैं उसकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली रेखा के घर गई थी, जिसका घर हमारे ही मोहल्ले में था। मैंने रेखा से कहा, चलो हम छत पर चलते हैं। सर्दी के दिन थे, मोहल्ले के लगभग सभी बच्चे अपने अपने छत पर खेल रहे थे। मैं और रेखा छत पर बैठे उन्हें देखा करती थी। जैसे ही रेखा के छत पर पहुंचे तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उस अंकल के छत की घर का छत और रेखा के छत दोनों साथ में जुड़ी हुई थी। मैं और रेखा जहाँ खड़े थे वहां से उनके घर का आंगन भी नजर आ रहा था। मैं यह देखकर खुश हो रही थी तो रेखा ने कहा, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मैंने कहा, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं उस लड़की से दोस्ती करना चाहती हूँ जो उस घर में रहती है। तब रेखा ने अपनी नाराजगी जताई और कहा, अच्छा तो यह बात है क्या? अब तुम्हें मेरी दोस्ती पसंद नहीं? तब मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि उस घर में अकेले बाप बेटी रहते हैं और उस लड़की का बाप और अपनी बेटी को किसी से बात भी नहीं करने देता है और ना ही किसी को अपने घर में आने जाने देता है। उनके घर में से उनकी बेटी की रोने की आवाज़ें भी आती हैं। अगर हम उससे बातचीत कर लें तो हो सकता है कि उसका हल निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बेटी को कोई बड़ी परेशानी हो और वह अंकल से भी और सबसे छुपा रही हो। मुझे लगता है कि हमें उसकी कोई मदद करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर रेखा ने भी मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जानती हो यह किसका घर है? तुम किसके बारे में कैसी बातें कर रही हो? मेरी सहेली की बातें ने तो मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। मैंने उसे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ बस एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी ही तो रहते हैं। तब रेखा ने कहा, क्या तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यह बाप बेटी ही है? मैंने कहा, हाँ यह बाप बेटी ही तो है। वह अंकल तो यही कह रहे थे कि उनके घर में उनके साथ उनकी बेटी रहती है। लेकिन तुम ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो? बाप बेटी नहीं है तो क्या पति पत्नी है? तब मेरी सहेली रेखा ने कहा, हाँ पति पत्नी भी हो सकते हैं। हो सकता है पत्नी की उम्र कम हो और पति बड़ी उम्र का हो, इसलिए वह अपनी पत्नी को किसी से मिलने नहीं देता हो। यह सोचकर कि कहीं लोग उस लड़की को यह ना कह दें कि तुम तो बहुत ही कम उम्र की हो और तुम्हारा पति तो बहुत ज्यादा उम्र का है। मैंने रेखा से कहा, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो वो है तो एक औरत ही ना। उसे भी तो जरूरत होगी कि कोई उसकी मदद करे या कोई उससे बात करे। और अगर उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही हो तो उसे हमारी जरूरत हो सकती है। मेरी बात सुनकर रेखा कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अंकल हमसे उससे बात करने देंगे। अच्छा होगा अगर हम अपने काम से काम रखें, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा कि हम सिर्फ अपने काम से काम रखें। अगर हमने भी ऐसा ही किया तो उस बेचारी की मदद कौन करेगा? अभी तो मैं और रेखा यह बातें कर ही रहे थे कि वह लड़की हमें आंगन में चलती हुई नजर आई। मैंने उसे देखकर तुरंत ही रेखा को इशारा किया कि देखो रेखा, वह आंगन में आ गई। अगर हम चाहें तो उससे बात कर सकते हैं। तब रेखा कहने लगी कि तुम ही बात करो उससे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। खामखा मैं उस बुढ़े से अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती, और वैसे भी वह लड़की मेरी कुछ लगती थोड़ी है जो मैं उसकी फिक्र करूं। रेखा के जाने के बाद मैंने उस लड़की का इशारा किया तो काफी देर बाद उसने ऊपर मुड़कर देखा। मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि कम से कम मेरी तरफ देखा तो सही, और अब मैं उससे बात कर सकती थी। मुझे देखते ही वो अपने घर के अंदर जाने लगी तो मैंने फिर से उसे इशारे में कहा कि मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आई और वह सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत की तरफ आने लगी।
मेरी तरफ आते देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह एक जवान और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जिंदगी के बहुत सारे दुख झेले हों और अब वह दुख सहने की उसमें ताकत ही ना रही हो। मैंने उसके आते ही उसे हाय हेलो किया तो वह मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अक्सर देखती हूँ कि तुम रोती रहती हो और बहुत दुखी रहती हो, इसलिए मुझे तुमसे हमदर्दी है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तब उसने मुझे कहा कि मुझसे दोस्ती करके तुम भी बर्बाद होना चाहती हो। उसकी यह बात मुझे बहुत ही अजीब लगी और मैंने उसे पूछा कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो तो तुम मुझसे दोस्ती करके भला क्यों बर्बाद होगी? अगर तुम चाहो तो तुम अपने दिल की बात मुझसे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वादा करती हूँ कि किसी को भी तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊंगी। तब उसने कहा कि मेरे राज तो मेरे पापा भी नहीं जानते। मैंने उससे पूछा कि क्या सच में तुम्हारे पापा हैं? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली कि हाँ, मेरे बदकिस्मत पापा, एक बदकिस्मत बेटी का एक बदकिस्मत बाप। सबको ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे घर के अंदर बंद करके अच्छा नहीं किया है, लेकिन जब मैं खुद अपनी कहानी याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि पापा ने जो किया वो ठीक ही किया है, क्योंकि मैं इसी लायक थी। मैं उनकी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। वह तो पहेलियाँ बुझा रही थी और मेरे पास वक्त कम था। इतने में मेरी सहेली रेखा छत पर आ गई और बोली, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मैं अपनी माँ के साथ वापस घर चली आई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं रेखा के घर जाकर उस लड़की से बातचीत किया करूंगी। हो सकता है कि वो अपना दुख दर्द मुझे बताकर अपना दिल हल्का कर ले। अगले दिन मैं फिर अपनी सहेली के घर गई और मैंने छत से देखा तो वह लड़की रोज की तरह आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊपर तक आ रही थी और यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने जब उसे इशारा किया तो वह भी हाथ से इशारा करके बोली कि मैं ऊपर नहीं आ सकती, अगर तुम चाहो तो छत से होकर नीचे आ सकती हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं हिचक गई, लेकिन फिर सोचा अगर मुझे उसकी मदद करनी है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और मैं छत से कूदकर उसके घर में चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वह बुरी तरह रो रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? कहो तो मैं अपने घर से दवा लाकर तुम्हें दे सकती हूँ। तब वह कहने लगी, नहीं नहीं, वह दर्द नहीं है जो तुम समझ रही हो। यह दर्द तो मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गंभीर बीमारी हो रखी हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैंने उसे समझाया कि देखो, दुनिया में तो अब हर दर्द का इलाज मुमकिन है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन जब तक तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरी बात का जवाब देते हुए उसने कहा कि बस तुम मेरे लिए सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकती हो। ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि ऊपर वाला मुझे माफ़ कर दे। मेरे पापा एक नेक दिल इंसान हैं और मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। उनकी बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया, लेकिन मैंने उसे उसका एहसास नहीं होने दिया। वह मुझसे कहने लगी कि क्या तुम मुझे कॉफ़ी बनाकर दे सकती हो? और मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। मैं उसके घर में पहली बार आई थी और मैंने देखा कि उसका किचन बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसके घर में कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने उसे कहा, तुम जाकर पहले कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं अगर यह बात मेरी माँ को पता चल गई तो वह मुझसे कितना नाराज होंगी। मैं उनके मना करने के बावजूद भी ना सिर्फ उस लड़की के घर चली आई बल्कि उसका दीवार छलांग लगा ली थी। ऐसा भला कौन लड़की करती है? लेकिन उस लड़की की दुख भरी बातें जो कोई भी सुनता तो यही कर जाता। खैर, मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाकर उसके कमरे में ले आई। उसके कमरे में जाते ही मैं यह देखकर हैरान रह गई कि गरीब सी दिखने वाली लड़की के पास तो काफ़ी कुछ था। उस लड़की ने अपने कमरे में बहुत सारे कपड़े बिछा रखे थे और यह कपड़े काफ़ी महंगे दिख रहे थे। मैंने जब उससे उन कपड़ों के बारे में पूछा तो इतने सारे कपड़े, तब वो बोली कि ये कपड़े तो मैं कभी नहीं पहनती। मैंने भी नोटिस किया था कि वह हर वक्त गंदे और मैले कपड़े ही पहनने रहती थी, लेकिन उसके पास तो काफ़ी महंगे और डिजाइनर कपड़े थे
जिन्हें देखकर लगता था कि यह लड़की तो बहुत ज़्यादा अमीर है। मैंने उसे कहा, अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो तुम इन्हें पहनती क्यों नहीं हो? मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और बोली, यह सब मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। इन कपड़ों में से अब मुझे घिन आती है, इसलिए मैं अब इन कपड़ों को पहन नहीं सकती। अगर तुम ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। तुम्हारा रंग भी गोरा है और यह तुम्हारी साइज के भी हैं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश भी हो गई थी और मैं किसी भी हालात में वह कपड़े नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा जिद की, इसलिए उसके कहने पर मैंने एक दुपट्टा उसके कमरे से उठा ली। मैंने उससे कहा कि मुझे यह दुपट्टा चाहिए, जो मुझे बहुत कहीं और नहीं मिल सकते। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो यह दुपट्टा ही मुझे दे दो। उसने कहा, तुम इसे ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरे अंतिम संस्कार पर जरूर आना। मैंने उससे कहा कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो, अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम इस उम्र में मरने की बात कर रही हो। तब उसने तुरंत ही एक अलमारी खोली और एक लाल रंग की डायरी निकाली। उसने मुझे वह डायरी देते हुए कहा, यह डायरी मेरे पापा के लिए है। अगर मैं कुछ ही समय में मर जाती हूँ तो तुम यह डायरी मेरे पापा को दे देना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ गलती से भी ना देना। तुम यह डायरी पढ़ोगी और ना ही मेरे पापा को दोगी। इस तरह से तुम मुझे पहले वादा करो और अपनी माँ की कसम खाओ, तभी मैं तुम्हें डायरी दूंगी। फिर मैंने किसी तरह से उससे वो डायरी ले ली और अपने घर वापस आ गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ ने मेरे हाथ में इतनी महंगी चुनरी देखी तो कहने लगी, बेटा इतनी महंगी चुनरी तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं तो तुम्हें इतने पैसे भी नहीं देती कि तुम खुद खरीद सको। सच सच बताओ कि यह चुनरी तुमसे किसने दी है? मैं अपनी माँ से कोई भी बात छुपा नहीं सकती थी, इसलिए डायरी के अलावा मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ अपना सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, बेटा जब तुम्हें मना किया गया था कि वहाँ नहीं जाना है तो तुम वहाँ क्यों गई थी? मुझ पर रहम करो बेटी, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ अगर घर वालों को बता दी तो सब क्या कहेंगे? कल को उस लड़की के साथ कुछ भी हो गया तो तुम क्या करोगी? वह तो मरने की बातें कर रही है, और अगर कहीं सच में मर गई तो फिर क्या होगा? मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप कितनी स्वार्थी हैं। मेरी बातें सुनकर माँ ने मुझे सख्त प्रतिबंध लगा दिया कि मैं दोबारा उस घर की तरफ जाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। मैं पछता रही थी कि मैंने अपनी माँ को सारी बातें क्यों बता दी, लेकिन अभी मेरे पछताते हुए 2 ही दिन बीता था कि उस घर से मौत की खबर आ गई और पता चला कि वह लड़की ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। यह बात सुनकर सब हैरान थे और मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि एक नौजवान लड़की ऐसे अचानक कैसे मर सकती है। सबके शक की सुई उसके बाप की तरफ थी कि जरूर उस लड़की की मौत का कसूरवार उसका बाप ही है। सबका यही कहना था कि उससे पूछताछ की जानी चाहिए, इसलिए सब लोग उसके घर में इकट्ठे हो गए और उन सब में मेरे पापा भी शामिल थे। मोहल्ले वालों ने लड़की के बाप से कई सारे सवाल किए, लेकिन वह तो कोई भी बात का जवाब दिए बिना ही रोए जा रहा था। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था। इसलिए फिर सबने फैसला किया कि अब मामला पुलिस के हाथों में सौंप देना चाहिए। अब पुलिस ही जांच करेगी। पुलिस की बात सुनकर उसके पिता और भी ज़्यादा रोने लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बेटी के शरीर का अपमान नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। मैंने उससे कई बार पूछा था और डॉक्टर को भी दिखाया था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो मैं उसकी रिपोर्ट को भी आपके सामने दिखा देता हूँ, लेकिन अब तो वह मर चुकी है। भगवान के लिए मेरी बेटी के शरीर को थाने और कोर्ट कचहरी का चक्कर मत लगवाइए। तब मेरे पापा उस लड़की के पिता से कहने लगे कि आपकी बेटी का पोस्टमार्टम तो होगा ही और उसकी छानबीन भी हो जाएगी कि यह मौत कैसे हुई है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी के शरीर का अपमान हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेकसूर हैं तो हो सकता है कि कोई और इसकी मौत की वजह बना हो, लेकिन बिना छानबीन किए आपकी बेटी का अंतिम संस्कार करने का क्या मतलब होगा कि आप उसे इंसाफ से वंचित कर रहे हैं, जो उसका हक है। मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद भी लड़की का बाप उसके लिए आगे सबके आगे हाथ जोड़ने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं की, क्योंकि सबको शक था कि वह ज़्यादा मिन्नतें भी इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसकी बेटी की मौत में उसका खुद का हाथ है। मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से अपनी सहेली रेखा की छत से देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जिस तरह से उस लड़की के
लड़की ने मुझे अपने पापा के बारे में बताया था। मुझे उसके पापा बेकसूर लग रहे थे। फिर अचानक ही मुझे उस लड़की की दी हुई डायरी का ख्याल आया। उसने अपनी मौत के बाद उसे पापा को देने के लिए कही थी। मैं भागती हुई अपने घर आई और वह डायरी लेकर उस लड़की के घर पहुंच गई। मुझे वहां देखते ही मेरे माँ पापा मुझ पर गुस्सा करने लगे कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे समय पर छोटे बच्चे यहाँ नहीं आते। मैंने अपने माँ पापा को और उस अंकल को उस डायरी के बारे में बताया जो वह लड़की मुझे सौंप गई थी। मैंने वह डायरी उन अंकल के हाथों में दी तो पहला पन्ना पढ़ते ही वह अंकल फूट फूट कर रोने लगे। उसने अपनी बेटी की वह डायरी पढ़ी ही नहीं जा रही थी। इसलिए मैंने अपने पापा से इशारों में इजाज़त मांगी तो उन्होंने मुझे उस डायरी को पढ़ने की इजाज़त दे दी। जैसे ही मैंने वह डायरी पढ़ना शुरू किया तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें जो बात लिखी हुई थी वह बहुत ही अजीबोगरीब और दर्द से भरी लिखी हुई थी। उस लड़की ने अपने पापा के लिए कुछ ऐसे शब्द लिखे थे, पापा मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी किया उसमें गलती सिर्फ मेरी ही थी, आपकी परवरिश का इसमें कोई कसूर नहीं था। आप तो हमारी गरीबी की हालत में भी खुद मेहनत करके मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं भी आपके इस सपने को पूरा करने के लिए दिल लगाकर पढ़ रही थी। आपका यह सपना जरूर पूरा करना चाहती थी, मगर मैं संजीव की बातों में न जाने क्यों आ जाती। संजीव एक बहुत बड़े अमीर खानदान का लड़का था। उसने मुझसे झूठे प्यार का नाटक रचाया और मैं उसके झूठे प्यार में सच्चा समझकर उससे सच्चा प्यार करने लगी थी। मैं उसे अपने जीवन साथी के रूप में देख रही थी, जबकि वह तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने उसे एक अच्छा इंसान समझकर प्यार किया था, लेकिन वह इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया निकला। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करके अपने घर की बहू बनाएगा और अपने घर में रानी बनाकर रखेगा। लेकिन मुझे उसकी असलियत तब जाकर पता चली जब वह एक दिन मुझे अपने घर लेकर गया था। उसने कहा था कि वह मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले जा रहा है, लेकिन उसके घर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि वह मुझे अपनी माँ से मिलवाने नहीं बल्कि मेरी इज्जत लूटने के लिए वहां ले गया था। उसके साथ उसके घर जाकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी इज्जत, आपका भरोसा, सब कुछ। अपना सब कुछ खोने के बाद मैं जीना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वहां पर रखा हुआ एक हीरे की अंगूठी रखी थी, क्योंकि मुझे इतना तो पता ही था कि हीरा इंसान की पाचन प्रक्रिया को खराब कर देता है। इसलिए मैं वह अंगूठी ही निगल गई और समय पर इलाज ना हो सके, इसलिए मैं यह जानते हुए भी किसी डॉक्टर को भी नहीं बताया कि मैं हीरा निगल गई हूँ। मैं चाहती थी कि मैं इसी दर्द की वजह से मर जाऊं। पापा, आपने हमारी गरीबी में भी मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, पर मैं आपकी इज्जत और आबरू का ख्याल नहीं रख पाई। वो पल मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बने रहेंगे और मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। मुझसे जो गुनाह हुआ था उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद अपनी जुबान से आपको ये सारी सच्चाई बता सकूं। इसलिए मैं यह डायरी आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। पापा, मैं जानती हूँ कि आपने अवैध धन को कभी हाथ भी नहीं लगाया है और ना ही अपने पैसों को कभी लालच के लिए सोचा है। पापा, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि यह हीरा जो मेरे पेट में आपको मिलेगा, आप उससे एक अनाथ आश्रम बनवाना और उन बेसहारा बच्चों को सहारा देना जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या हुआ, आप उन बेसहारा बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना, और जब उनमें से कोई डॉक्टर बनेगा या तो फिर कोई इंजीनियर बनेगा, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आपने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपके भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई। पापा, मैंने आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मुझे माफ़ कर देना। उस डायरी को पढ़ने के बाद उस लड़की और उसके पिता के गम और दुख का अंदाजा हर शख्स को हो गया था जो वहाँ खड़ा था, और वहाँ खड़े हर शख्स की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। और डायरी पढ़ने के बाद अब किसी को उन अंकल पर कोई शक नहीं था, लेकिन उस लड़की की इच्छा को पूरी करने के लिए हीरे को पेट से निकालना जरूरी था। इसलिए पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल पहुंचाया गया। उस लड़की के पापा जब उसका अंतिम संस्कार करके वापस लौटे तब भी वह बहुत दुखी थे और उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपने घर में जोर जोर से एक ही बात चिल्लाकर कह रहे थे, बेटी, अपने बाप को एक बार बताकर देखती, मैं तेरे हर दर्द के में तेरे साथ खड़ा हो जाता। मेरी बच्ची, एक बार तो अपना दर्द बता देती मुझे, तुझे तभी माफ़ कर देता मैं, लेकिन तू तो मुझे अकेला ही छोड़कर चली गई
और फिर उनके जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मोहल्ले वालों को अब उन अंकल से शिकायत नहीं बल्कि उन पर तरस आ रहा था। मेरे पापा और मोहल्ले वालों ने उनके घर जाकर उनको खाना खिलाने की कोशिश करते, लेकिन वह कुछ भी खाने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने सबसे कहा, मेरी बेटी अपने मरने के बाद भी मेरे लिए जीने की वजह छोड़ गई, जिसे मैं ज़रूर जीऊँगा और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करूँगा। मैं अपनी बेटी की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उसके नाम पर एक अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ। सबने मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और आज हमारे शहर में देश का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम खुल गया, जिसका नाम रखा गया था जानकी सहारा। जी हाँ, उस लड़की का नाम जानकी था, जिसके मरने के बाद उसके पिता ने उसकी इच्छा पूर्ति में अनाथ आश्रम खोला था। वह पिता जिसने अपनी बेटी को अकेले पाला पोसा और बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन जानकी की एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया था। लेकिन है ना, बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दें, माँ बाप ज़्यादा देर तक उससे रूठे नहीं रह सकते। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद बीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।